नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अजय शर्मा। बाजार में आज हमने देखा कि शुरुआत अच्छी हुई थी, लेकिन अच्छी शुरुआत के बाद हमने रिकॉर्ड ऊंचाई के बेहद करीब जाकर वहां से फिर से बाजार हम देख रहे हैं कि इस वक्त फिसल रहा है। अगर हम निफ्टी को देखें इस वक्त तो 90 अंकों के आसपास की बढ़त हालांकि अब भी है। निफ्टी बैंक ने अपनी सारी की सारी जो बढ़त है वो गंवाई है। अब वहां पर बिल्कुल सपाट ट्रेड है, लेकिन अभी भी एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो बुल्स के फेवर में है। 827 शेयर हैं लाल निशान में और उसके मुकाबले 1262 शेयर इस वक्त हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि फार्मा, एफएमसीजी, हॉस्पिटल वाले स्टॉक, कुछ ऑटो, यहां से आज बाजार को बढ़िया सहारा मिल रहा है। और हम बजाज फाइनेंस अजय बड़ा शार्प फॉल है ऊपर से। देखिए, इनफैक्ट अगर आप देखिए ना, बाजार को 130 पॉइंट की निफ्टी छलांग मारने के बाद ऊपर से 75% लगभग वहां से गिर गया। तो 19,500 सस्टेन तो नहीं कर रहा है साहब। अगर आप देख लीजिए पिछले हफ्ते भी निफ्टी को लेके आए डायरेक्टर साहब, अगर हम देखें पिछले हफ्ते का हाई क्या था 19,525 या देयर अबाउट, वहां सस्टेन नहीं कर रहा। 8 पॉइंट रह गया आज, ऑलमोस्ट लाल निशान में जा रहा है। बैंक निफ्टी को देखिए, बैंक निफ्टी भी 45,200 पे मजबूत रेजिस्टेंस देख रहा है। आज अगर आप बैंक निफ्टी को लेके आइए 44,900 पे आ चुका है, लेकिन टॉप अगर आप देखिए तो 45,140 का है। तो कहीं ना कहीं 45,200 एक रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मिड कैप स्मॉल कैप उतना नरम नहीं पड़े। इनफैक्ट मिड कैप स्मॉल कैप अगर आप इंडेक्स को देखें तो अब भी करीब 2/3%, 1% करीब 0.8%, 1.1% आपको हरे निशान में, यानी बाजार जो थमा है वो प्रॉफिट बुकिंग एक्चुअली आई है। सेलेक्ट बैंक्स में आई है, रिलायंस को भी लेके आ जाइए, आईटीसी, एलएनटी थोड़ा सा ऊपर से नरम होगा, इसलिए आपको की इंडेक्स जो है घूमता हुआ नजर आ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा जब 19,525 पे गया, नीचे में 19,300 में सपोर्ट आ रहा है। तो एक रेंज वाला ट्रेड बना हुआ है। और इनफैक्ट आईटी को देखिए आप, कल से रिजल्ट शुरू हो रहे हैं, सब जानते हैं कि सब रिजल्ट बहुत खराब आएंगे, लेकिन सारे मिक्स्ड वहां पे अगर आप अर्निंग देखें हरे निशान में इनफैक्ट इंडेक्स तो। लेकिन क्या अजय इसको थोड़ा सा नजर कमेंट्री पे रहेगी, स्ट्रेंथ की निगाह से भी देखना चाहिए, क्योंकि बिना बैंक निफ्टी के सपोर्ट के भी बताइए कितनी बड़ी बात है। और बताऊं मैं आपको, सबको पता है कि आईटी की अर्निंग्स बहुत कमजोर है, वहां से हेल्प नहीं मिलेगी एटलीस्ट लास्ट मोमेंट में। इसमें ट्रेड कैसा बनेगा वो कमेंट्री पे डिपेंड करेगा। और बैंक भी पूरा इरेज करके ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया, उसके बाद भी बाजार धराशायी नहीं हुआ है। ऊपर से करीब 300 नीचे आ गया निफ्टी बैंक। कल की जो स्टोरी थी इंट्राडे में, वहां से नीचे आके 300 बंद हुआ। आज के हाई से भी 300 नीचे बाजार निफ्टी बैंक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। आइडियली अगर आप देखें किसी दिन में 300-400 पॉइंट टॉप से गिरे निफ्टी बैंक तो 100 पॉइंट निफ्टी उड़ जाता है, लेकिन ऐसा सीन नहीं है। तो यानी ये एक स्ट्रेंथ का साइन है। इनफैक्ट आपने एडवांस डिक्लाइन बताया 1:1 ने करीब चल रहा है एडवांस। वैसे भी अजय ना, निफ्टी बैंक की जो वोलेटिलिटी है ना, जिसके लिए वो जाना जाता है, वो और बढ़ने वाला है। बढ़ने वाला है? हाँ। कैसे? क्योंकि देखिए एचडीएफसी बैंक की जो वेटेज हो जाएगी 26 से बढ़ के 29 हो जाएगी। तो जिस दिन एचडीएफसी कंबाइंड एंटिटी, हाँ, जो कंबाइंड एंटिटी चलेगा ना, एचडीएफसी बैंक जिस दिन भी थोड़ा सा डामाडोल होगा, फिर वो पूरा निफ्टी बैंक को भी घुमाएगा। बाजार तो खैर ओवरऑल इंपैक्ट उसका होगा ही, क्योंकि वेटेज के लिहाज से अब रिलायंस का वेटेज 10-10.5% के आसपास रह जाएगा और एचडीएफसी बैंक का जो वेटेज होगा इंडेक्स में वो 14% का हो जाएगा। जी हाँ, तो ये बड़ा खेल हो रहा है। ये जो है 10, मतलब अभी तक हाईएस्ट वेट वाली कंपनी रिलायंस थी, अब उससे दूसरे सामने तो वेट बढ़ाना पड़ेगा, यानी चलना किसको पड़ेगा? रिलायंस को चलना। रिलायंस अपना वेट बढ़ाना है तो चलना पड़ेगा, रिलायंस को चलना पड़ेगा, स्थिरता अगर लानी है तो भी। करेक्ट। पता है, ये आपने एक और मुद्दा छेड़ दिया। हालांकि हम रोहन के पास जाएंगे बातचीत करने के लिए कि, लेकिन मैं बहुत सारे एफआईआईज और फंड सर्कल्स में घूमता हूँ, ये बात बहुत अब चर्चित हो रही है। हर आदमी ये बात को ये लग रहा है कि जो इंडेक्स इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ तो बड़ा अन्याय हो रहा है साहब। करेक्ट, बिल्कुल हो रहा है। जो पैसिव फ्लोज वाले लोग हैं, कई नए मिलेनियल्स हैं, नौजवान लोग जो इंडेक्स को फॉलो करते हैं और इंडेक्स में एसआईपी कर रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनका 90% पैसा तो चुनिंदा 4-5 स्टॉक्स में जा रहा है, क्योंकि डिवाइड नहीं है ठीक से, वेटेज ऊपर नीचे हो गई है। तो इक्वल वेटेड इंडेक्स में अगर आप पैसिव करते हैं तब तो आपका पैसा सही से बट रहा है, वरना चुनिंदा स्टॉक्स में जा रहा है। चलिए अपनी बातचीत आगे लेके चलते हैं, बाजार की बातचीत। हमारे साथ टर्टल वेल्थ के रोहन मेहता आज जुड़ चुके हैं। रोहन, गुड आफ्टरनून। हमारे साथ राजेश पालविया भी हैं और सोनी पटनायक भी हैं हमारे साथ, जो एफएनओ में हमसे बातचीत करेंगे। लेकिन पहली बात मैं रोहन के साथ करूंगा। रोहन, ये आप बाजार में जो चल रहा है, इसको आप स्ट्रेंथ का विषय मानेंगे या कमजोरी का संकेत?
मिड कैप स्मॉल कैप में तो भयंकर बाइंग है, बहुत अग्रेसिव अच्छी बाइंग चल रही है, बहुत वाइड पार्टिसिपेशन है। बट इंडेक्स आज हमने देखा सुबह से, अगर हम टॉप से देखें तो नरम होता हुआ नजर आया। या गुड आफ्टरनून। सी 20 साल से एक चीज देख रहा हूँ कंसिस्टेंटली कि दो मार्केट की हमेशा मोमेंटम होती है। एक जहाँ पे इंडेक्स फ्लैट या पॉजिटिव रहे और साथ में स्ट्रॉन्ग इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक्स इंडेक्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ अ बुल मार्केट, और वाइसा वर्सा ऑपोजिट साइड। देखो, इंडेक्स की बात करें तो बहुत सारी जगह पे और अपॉर्चुनिटीज स्ट्रक्चर्ड है, पर स्टॉक स्पेसिफिक ही आगे मार्केट लेके जाएगा। तो मेरे थॉट्स पे कोई दो राय है ही नहीं कि मार्केट में कोई भी एक भी प्रॉफिट बुकिंग का कोई पॉइंट है। देखो, 1-2% ऊपर नीचे होगा, बिकॉज आप जब जूम इन करते हो तो मार्केट 20% बढ़ा है, पर आप जूम आउट करते हो तो लास्ट 3 साल में मार्केट ने अभी भी डिजिट ग्रोथ दिया है। तो वहां पे जो पैसा फ्लो आ रहा है, और मैं आपको बताऊं, आप तो ज्यादा निवेशकों के साथ बात करते हो, हम जो पीएमएस फंड रन करते हैं, नए इन्वेस्टमेंट से ज्यादा विड्रॉल्स की बात आ रही है, रिडेम्पशन, और ये पूरी फ्रेटर्निटी में हो रहा है कि जो लोग लास्ट 2-3 साल से निवेशक थे, वो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर निकलना है तो रिटेल पार्टिसिपेशन इन्वेस्टमेंट में इतना लो है, दैट इज अ टू क्लियर साइन कि यहाँ से मार्केट और ग्रो हो सकेगा। ठीक है, तो रोहन का बाजार पर ये व्यू, लेकिन जरा एक बार वायदा बाजार के आंकड़ों को भी समझते हो और बाजार की चाल आखिरी के घंटे में अब क्लोजिंग होते होते कहाँ तक जाएगी ये भी समझते हैं राजेश जी। क्योंकि हमने बाजार को ये कह सकते हैं कि रेंज ही कहेंगे, क्योंकि इतने बड़े इंडेक्स के बेस पर ना अब इसको रेंज में ही कहें तो बेहतर है। हालांकि अभी भी 100 अंकों के आसपास की तेजी निफ्टी में है, 19,450 के आसपास टिकने की अच्छी कोशिश है निफ्टी बैंक के सपोर्ट्स के बिना। आप ये बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आज ना इंडेक्स के बाहर वाले जो स्टॉक हैं, एफएनओ वाले जो स्टॉक हैं, वहां पर बहुत ही शानदार मूव्स हैं। टाटा कम्युनिकेशन, इंडिया मार्ट, पॉलीकैब, आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, ये तमाम शेयर 4 से 6% के आसपास के बढ़िया मूव्स दिखा रहे हैं। इंडेक्स को कहां पर आप सेटल होते हुए देख रहे हैं क्लोजिंग तक, और क्या थोड़े मोटे डिप्स आते हैं अगर 25-50 पॉइंट्स के, उन डिप्स को क्या आप बाय करेंगे? गुड आफ्टरनून। सो देखिए, मार्केट में निफ्टी में तो आज देखिए स्ट्रेंथ क्लियरली बनी हुई है, और अगर हम डेटा भी देखें तो 19,400 पे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन आज अनवाइंड भी करते हुए दिखे। तो यहाँ पे निफ्टी में जरूर एक अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, और हमें लगता है निफ्टी यहाँ से फर्दर मोर यहाँ से अपसाइड यहाँ पे दिखा सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी में 45,000 पे काफ़ी मेजर कॉल राइटिंग एक्टिविटी देखने को मिली है, जहाँ पे अभी भी कहीं भी अनवाइंडिंग का ट्रेड नहीं बनते हुए दिखा है। तो 45,200 हमें लगता है एक सप्लाई जोन जैसा काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए कुछ समय के लिए, और जैसे ही हम 45,200 के ऊपर क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। तो निफ्टी में तो क्लियरली लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड नहीं करी है, जो कि एक यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करते हुए दिख रहा है मार्केट में। बैंक निफ्टी में इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, जो कि हम बोल सकते हैं क्रिटिकल सपोर्ट एरिया, जो हमें लगता है नियर टर्म ट्रेंड के हिसाब से वो करीब 44,700 के आसपास है। अगर ये लेवल टूटते तो फर्दर और प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में आते हुए दिख सकती है। लेकिन निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग लग रहा है, और हमें लगता है 19,400 और 19,350 ये दो लेवल जब तक इंटेक्ट है, निफ्टी में बिल्कुल यहाँ पे बाय का ट्रेड ओपन रखना चाहिए। और 19,550 के बाद हमें लगता है एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव निफ्टी में भी आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे जरूर आपने बिल्कुल सही बताया कि आज निफ्टी को छोड़ के बाकी सारे सेगमेंट में, मिड कैप, स्मॉल कैप में और नॉन निफ्टी स्टॉक्स काफी अच्छा यहाँ पे बाइंग एक्शन यहाँ पे बिल्कुल बना हुआ है। तो ये एक बुल मार्केट का एक बिहेवियर ही होता है कि जब इंडेक्स आपका एक हायर साइड पे जब कंसोलिडेट करता है, एक रेंज में होता है, तो जो बाकी स्टॉक्स हैं जहाँ पे एक रैली अभी भी मिसिंग थी, वहां पे एक कैचअप रैली बिल्कुल प्ले आउट होते हुए दिख रही है, और एक जो माइनर करेक्शन के बाद स्टॉक करेक्ट हुए पिछले कुछ दिनों में, वहां पे वापस रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। तो वही बिहेवियर हमें लग रहा है मार्केट में कंटिन्यू रहेगा, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पे हमें और देखने को मिलेगी। सोनी पटनायक भी हमारे साथ जुड़ रही हैं जेएम फाइनेंशियल्स की डेरिवेटिव डेस्क से। सोनी, गुड आफ्टरनून। आप बताइए, डेटा क्या बता रहा है? बैंक निफ्टी की शॉर्टिंग के बारे में बताइए, किस लेवल्स तक जा सकता है नीचे में? गुड आफ्टरनून और सारे दर्शकों को नमस्कार। जी देखिए, आई थिंक बहुत अच्छे से कवर किया है आज का जो डेटा पॉइंट्स राजेश जी ने। अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी लास्ट वीक में वीक ऑन वीक उसने 11.7% का लॉन्ग बिल्टअप पोजीशन बनाया था,
बट इस वीक में स्टार्टिंग से वो कंसोलिडेट कर रहा है, साइडवेज मूवमेंट बना के रखा है, कहीं जा नहीं रहा है। जैसे कि ऑलरेडी हमने मेंशन किया है कि 45,200 पे एक रेजिस्टेंस का बैंड बन रहा है। अगर कॉल राइटर्स को हम देखेंगे तो वो लास्ट वीक में स्टार्ट किए थे अपना पोजीशन बनाने के लिए 45,000, 45,100 पे भी बनाए, 45,200। सो हर एक 100 पॉइंट की स्ट्राइक में कॉल राइटर्स अपना पोजीशन बना के रख रहे हैं, और नीचे की साइड में पुट राइटर्स जो है वो 44,700 पे थोड़ा बहुत बना के रखे हैं पोजीशन, और 44,500 पे। सो यानी कि ये जो 500-700 पॉइंट है बैंक निफ्टी में, वो ऑलमोस्ट साइडवेज मूवमेंट बन जाएगा, और वो जैसे नीचे आएगी 44,700, 44,500 के बीच में, वहां से बाइंग हो जाएगी। ऊपर जब तक 45,200 ब्रेक नहीं करता है, वहां से सेलिंग हो जाएगी। तो एकदम ही छोटा रेंज बना के रखा है यहाँ पे, ना ही बायर्स को कुछ ज्यादा मजा आ रहा है, ना ही सेलर्स को मजा आ रहा है, बिकॉज ये एकदम कंसोलिडेट कर रहा है। सो जब तक वो 45,200 को एक बार पार नहीं करता है, तब तक बाई नहीं करनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही आपको दिख सकती है। बहुत सारे फाइनेंशियल्स या बैंक में आपको बाइंग सेलिंग दोनों साइड में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जैसे कंपेयर किया है, निफ्टी यहाँ पे ऑब्वियसली बेटर है। निफ्टी का अगर हम देखेंगे 19,400 का पुट कॉल रेशियो जो है वो ऑलरेडी 2 के ऊपर आज बढ़ गया है। सो वो इंडिकेट करता है कि 19,400 पे ही पुट राइटर्स आज की तरफ से ज्यादा पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो निफ्टी कंपेयर अगर हम करेंगे बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी से, तो निफ्टी ज्यादा भी बेटर चल रहा है। ठीक है, वो दिख भी रहा है बाजार में। निफ्टी बैंक ने सारी की सारी अपनी जो गेंस उसको लूज की। निफ्टी अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो बजाज फाइनेंस दिन के ऊपरी स्तर से 4% नीचे आके इस वक्त ट्रेड कर रहा है। सोनी, वैसे बाजार को अगर हम देख रहे हैं तो ऐसा सेंस आ रहा है कि शायद स्टॉक्स में भी कुछ न तो खरीदने के लिए बचा ना कुछ बेचने के लिए बचा, क्योंकि गिरने वाले शेयर चढ़ने वाले शेयर बिल्कुल साफ साफ आइडेंटिफाई हो रहे हैं। आप मदद कीजिए, बताइए अभी ट्रेड क्या करना है लास्ट आवर के लिए। जी जरूर। सो मुझे ऐसे लगता है कि अभी एफएमसीजी एक है काउंटर जो अच्छा चल सकता है यहाँ पे। अगर हम देखेंगे आज एचयूएल में भी अच्छी खासी ट्रेंड देखने को मिला है, मोमेंटम है। और अगर हम देखें बाटा इंडिया, तो वो भी अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से अगर हम कोई स्टॉक स्पेसिफिक लेने जाएं तो मुझे लगता है बाटा इंडिया अच्छा लग रहा है। फ्यूचर्स में बाटा इंडिया 1695 के आसपास अभी चल रहा है। तो अगर ये 1640 का अच्छा सपोर्ट बना के रखा है, अगर 1640 का हम स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं, तो बाटा इंडिया जो एक लास्ट वीक में एक 1720 के आसपास से थोड़ा नीचे आ गया था, इस बार मुझे लगता है कि वो 1720 को क्रॉस कर सकता है, और जैसे वो क्रॉस करेगा वो इमीडिएटली 1800 की तरफ जाए। राजेश, आपकी क्या ट्रेडिंग आइडियाज होंगे आज के? अजय जी, पहला स्टॉक इंडियन होटल रहेगा। इंडियन होटल में देखें तो एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग के बाद वापस से स्टॉक ने अपने ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके यहाँ से वापस बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा। आज के सेशन में लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे क्लियरली बनते हुए दिख रहा है। तो पिछले 4 दिन का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट भी यहाँ पे आते हुए दिखा इंडियन होटल पे। इंडियन होटल पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट 410 415 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 386 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है वो है फार्मा स्पेस से, और फार्मा स्पेस में सन फार्मा का जो ब्रेकआउट बना है आज के सेशन में काफी इंप्रेसिव है। अगर डेटा भी देखें तो ऑलमोस्ट आज 5% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखे। जिस तरीके से यहाँ पे टेक्निकल स्ट्रक्चर डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बना है, हमें लग रहा है ये स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। 1100 रुपए तक की अपसाइड हमें लगता है नियर टर्म सेटअप पे आते हुए दिख सकती है, और स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1048 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो कैश सेगमेंट से, और उसमें वेस्ट लाइफ पे हमारा नजर है। ये स्टॉक को देखें तो ऑलमोस्ट स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। ये 4th कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके के बाइंग यहाँ पे सस्टेन बाइंग बनी हुई है, हमें लगता है वेस्ट लाइफ यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। 920 930 तक के अपसाइड हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 875 के आसपास। दोपहर का टाइम है, स्नैक्स का टाइम हो रहा है, तो चलते हैं आगे। और हमारे इन हाउस फूडी जो हैं कविता जी, उनके पास चलते हैं। एक बहुत ही शानदार स्टोरी लेके आई हैं डायरेक्टर साहब। एक काम करते हैं, ये स्टोरी समझ लेते हैं। वेस्ट लाइफ की बात भी कर रहे हैं, राजेश पालविया के लग रहा है पिज़्ज़ा मंगाने का, बर्गर मंगाने का टाइम हो रहा है। उसके बाद कविता जी से बात करने के बाद डायरेक्टर साहब दिखाइए कविता जी, स्क्रीन पर दिखाइए कविता जी को। हाँ 76, हाँ कविता जी तैयार है, बिरयानी की थाली लेके आई हैं, क्या बात है। ये कहानी सुन लीजिए सारे पैनलिस्ट, उसके बाद बहुत ध्यान से सुनिएगा कविता जी जो एक रिपोर्ट फाइल कर रही हैं। उसके बाद में आपके पास एक एक
क्वेश्चन के लिए आऊंगा। एक सवाल आपको टॉप पिक देनी होगी अपनी फेवरेट डिश, क्योंकि ये कहानी भी यही है, इंडिया क्या खा रहा है इंडिया। क्या हम लोग हमेशा भारत बाजार में क्या बात करते हैं अभिषेक, खेलो इंडिया खेलो, राइट। ये है क्या खा रहा है इंडिया। खाओ इंडिया खाओ, खाओ इंडिया खाओ। कमाओगे कि तो खाओगे कैसे। लेकिन कविता जी जो हमारी इन हाउस फूडी हैं वो एक बहुत ही शानदार रिपोर्ट लेके आई है। कविता बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है जेफरीज की, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इंडिया क्या खा रहा है। और आप दोनों ने क्योंकि जिक्र किया कि अपनी अपनी फेवरेट डिश बताएंगे पैनलिस्ट, मेरे ख्याल से इस खबर के बाद मैं आप दोनों से एक करके पूछूंगी कि आपकी फेवरेट डिशेस कौन सी है। बहरहाल यहाँ पर जोमेटो का नंबर गेम क्या है, इसके जरिए हम आपको बताते हैं कि भारत क्या खा रहा है, क्या पसंद कर रहा है। तो सबसे पहले तो जोमेटो मार्केट शेयर के लिहाज से अपनी प्रतिद्वंदी से आगे है, 55% का मार्केट शेयर इसके पास है। अब हम सब शायद इस बात से वाकिफ हैं, हम सबको ये बात पता है। अच्छा, 55% मार्केट शेयर में ऐसा क्या खास कर रहा है जोमेटो, और कहां कहां से उनके इतने ज़्यादा ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, और टॉप 5 डिशेस कौन कौन सी है, इसी को लेकर ये रिपोर्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं। जहां पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो हो रहा है वो दिल्ली NCR रीजन से हो रहा है। लगभग 11% के जो ऑर्डर्स होते हैं जोमेटो पर वो यहाँ से होते हैं। अच्छा, किफ़ायतीपना आप देखिए कि अधिकांश डिशेस जो हैं जोमेटो पर वो लगभग 250 रुपये या उससे कम की ही है। और इसीलिए भी हम देख रहे हैं कि लोगों की पहली पसंदीदा अगर ऑनलाइन फूड डिलीवरी के लिहाज से देखा जाए तो जोमेटो है। और अगर हम सिंगल डिशेस की बात करें, क्योंकि अभी आप लोगों ने खाने पीने की बात कही और स्नैक्स की बात कही, तो सिंगल डिशेस में बिरयानी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, सबसे ज़्यादा ये ऑर्डर भी की जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको शायद अब यही पूछना होगा मुझसे कि क्या ऑर्डर कर रहा है भारत सबसे ज़्यादा। अजय। कविता ये भी तो बता दीजिए कि आपकी फेवरेट डिश क्या है, आप सबसे ज्यादा क्या मंगाती हैं। कि आप बता रही थी हमें ऑफलाइन कि आप भी जोमेटो की बड़ी फेवरेट अच्छा, कायल हैं। ये कविता अपना बताएं, उसके पहले ये बता दें कि इंडिया के पसंदीदा डिश क्या है। कविता पहले ये बताइए आप। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। और अजय, मैं भी अपनी डिशेस शेयर करूंगी आपके साथ भी और भारत के साथ भी। लेकिन जैसे कि अभिषेक ने पूछा, तो चिकन बिरयानी, चाट, सैंडविच, चिकन स्टार्टर, डोसा, मेरे ख्याल से ये वो टॉप डिशेस हैं जो भारत बहुत ज़्यादा पसंद करता है। और इतना ही नहीं, मेरे ख्याल से मैं आपको रीजन वाइज बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ से ज़्यादा ऑर्डर होता है जोमेटो पर। तो इसकी पूरी सूची में अगर देखा जाए तो 15% दिल्ली NCR से आता है, 11% बेंगलुरु से, मुंबई 9%, हैदराबाद 7%, चेन्नई 5%, पुणे में लगभग 4%, कोलकाता अहमदाबाद में लगभग 3 और 2% के आसपास का ऑर्डर का क्राउड है जोमेटो के पास, उनका दबदबा यहाँ पर है। लेकिन अगर हम डिशेस वाइज देखना चाहें तो नॉर्थ इंडियन सबसे ज़्यादा ऑर्डर होता है। लगभग 26% जो है नॉर्थ इंडियन डिशेस ऑर्डर होती हैं। बिरयानी उसमें पसंदीदा है जो कि 12% के आसपास। और ऐसा नहीं है, लोग डिजर्ट्स भी खाते हैं, बर्गर्स भी खाते हैं, जो कि 8-10% के आसपास है। अजय ने पूछा कि मैं क्या पसंद करती हूँ, मैं भी जोमेटो से बहुत ज़्यादा ऑर्डर करती हूँ। और फुल डिस्क्लेमर है यहाँ पर, और उसमें आप सैंडविचेस से लेके बिरयानी, जी हाँ, मैं एक तो वेजिटेरियन भी हूँ, तो पनीर बिरयानी और तमाम तरह की बिरयानियाँ ऑर्डर होती हैं। सैंडविचेस बहुत ज़्यादा ऑर्डर होती है। तो बस मेरा मेन्यू तो यही है। अजय, आप अगर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, और अभिषेक आप करते हैं, तो क्या करते हैं ऑर्डर? परिवार में करते हैं, और पिज्जा बर्गर सबसे ज्यादा होता है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिरयानी ऐसा ऑप्शन है ना कि आपको जब कुछ समझ में ना आए तो बिरयानी ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि होलसम मील एक ही बार में काम हो जाता है। तो अधिकतर लोग यही करते हैं, मैं भी यही करता हूं। मेरे ख्याल से हेल्दी ऑप्शंस भी बहुत सारे होते हैं इन पर। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये बताइए रोहन, आप क्या ऑर्डर करते हैं जोमेटो, सबसे ज्यादा फेवरेट डिश क्या है आपकी? देखते हैं जेफरीज की रिपोर्ट से मैच खाती है कि नहीं। मैं ज्यादातर घर का खाना पसंद करता हूँ। क्या बात। पर जब भी ऑर्डर करता हूँ, मेरी एक फेवरेट है, जो मेरा एक टारगेट है कि जो घर पे नहीं बनता है वही मैं ऑर्डर करता हूँ। तो मेरी सुशी बहुत फेवरेट है, जेफरीज के साथ नहीं मिलेगी। तो सुशी इज वन ऑफ द मोस्ट ऑर्डर्ड फूड फ्रॉम जोमेटो। हाँ, लिखा ने कुल ऑनलाइन ऑर्डर में जो हिस्सेदारी है ना, उसमें एशियन का जो हिस्सा है 10% वो भी है, क्योंकि 10% में रोहन है। सोनी, आप क्या करती हैं ऑर्डर? ये मुझे भी घर का खाना पसंद है। घर में मेरा फेवरेट है कढ़ी चावल, बट बाहर से अगर मुझे ऑर्डर करना हो तो सबसे फेवरेट मेरा बर्गर होता है। ऐसा क्यों लग रहा है? घर में बताया जाएगा पूछ के यहाँ पे। हाँ, इसलिए सबसे पहले ही बता दें, फेवरेट तो हमारा घर का ही है, लेकिन फिर भी हम पहले ही डिस्क्लेमर करके सेफ हो जाओ। राजेश देखिए मुस्कुरा रहे हैं, तभी वेस्ट लाइफ ऑर्डर कर रहे थे, वेस्ट लाइफ का स्टॉक पिक लिया था। राजेश जी का तो बर्गर होगा, क्यों सर? बिल्कुल, बर्गर, पिज्जा और पाव भाजी, ये 3 चीजें ऑर्डर की जाती है जनरली।
चलिए बढ़िया, मुंह में पानी आ गया है। हाँ, 2:45 हो रहे हैं, 3:30 तक का वेट करना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं कुछ और ट्रेडिंग आइडियाज़ की तरफ। अब मिड कैप साइड में इतनी तेज़ी हो रही है तो मिड कैप स्टॉक आइडियाज़ क्यों ना डिस्कस किए जाए। अनंतराज इंडस्ट्रीज़ में आज एक ब्रेकआउट आया है, करीब 5% ऊपर है स्टॉक। कुछ खास न्यूज़ तो नहीं दिखाई दे रही है मेरे को, लेकिन स्टॉक में तेज़ी है। राजेश, जरा इसके चार्ट चेक करके बताएं। तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज बना, और अगर अजय जी इसको देखें तो पिछले 4-5 दिन से एक नैरो प्राइस बैंड में स्टॉक मूव करते हुए दिख रहा था, लेकिन अगर इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड में यहाँ पे देखने को मिल रहा है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। जिस तरीके के यहाँ पे लॉन्ग टर्म सेटअप बने हुए हैं, हमें लगता है ये स्टॉक में तेजी फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे भी काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर प्लेस्ड है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ये स्टॉक का, वो आना चाहिए करीब 220 से 225 तक, लेकिन थोड़ा ये पोजिशनल टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखने होंगे करीब 172 के आसपास। तो ये स्टॉक में एक अच्छा बड़ी टाइम फ्रेम पे एक बेस बना के स्टॉक में मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे बना है। तो ये स्टॉक में हमें लग रहा है कि पोजिशनली अगर इसको कोई होल्ड करता है तो एक अच्छे रिटर्न यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे। 230 तक के अपसाइड हमें लगता है इसमें शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। के रिजल्ट्स आए, स्टॉक में बहुत तेजी थी। 110 करोड़ का प्रॉफिट आया है 126 करोड़ के सामने। कमजोर है नंबर, स्टॉक गिर सकता है क्या? सुबह देखिए, सुबह से चला हुआ, इनफैक्ट शुरू हो गई गिरावट इसके अंदर। लेकिन एफएनओ साइड पे सोनी आरबीएल बैंक में आज अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, जबकि ओवरऑल बैंकिंग कमजोर है। लेकिन आरबीएल बैंक डेजाए करीब 5% ऊपर। क्या लेवल्स दिखते हैं आपको? 200 क्रॉस कर जाएगा जल्दी में? जी, आरबीएल बैंक में अगर मैं देखूं तो लास्ट वीक में ये वन ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स थे जिसमें बहुत ही तगड़ा लॉन्ग बिल्टअप पोजीशन बने थे वीक ऑन वीक बेसिस में, और स्टॉक भी काफी अच्छी तरह से रैली तो कर चुका है। उसने एक रिबाउंड जो किया था 165 से, वहां से वो कंटिन्यूस लेवल पे वो 190-95 आज टच कर गया है। स्टॉक अभी भी बहुत ही काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर मैं देखूं ऑप्शन चेन या फिर ओपन इंटरेस्ट का डेटा, तो आज भी लॉन्ग बिल्टअप के साथ इस स्टॉक में मुझे दिख रहा है कि ये 200 क्रॉस भी कर सकता है, और इसका जो अगला टारगेट होगा वो आप देखेंगे तो ये 220 के तरफ ही जा रहा है। 220 पे मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा हॉल्ट बनेगा। तो स्टॉक यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग है, तो ये जरूर क्रॉस करने की चांसेस है इसके ज्यादा 200 में। ठीक है, आरबीएल बैंक पर सोनी का ये व्यू। लेकिन पीसीबीएल, जिसको पहले फिलिप्स कार्बन ब्लैक के नाम से जानते थे, उसके नतीजे आ गए हैं विस्तार से आपकी स्क्रीन पर। आय जो है 1409 करोड़ से घटकर 1347 करोड़, तो आय में भी कमी आई है। और मुनाफे का आंकड़ा भी हम आपके सामने रख रहे हैं। मुनाफे में भी थोड़ी सी हमें हिट देखने को ज़रूर मिली है, तो हम उम्मीद से कमज़ोर नतीजे इसके। हालांकि शेयर ये चला हुआ है 100 रुपये, 125 रुपये के लेवल से एक तरफा हमने तेज़ी दिखी है, और आज इसने 175 रुपये के भी ऊपर का आंकड़ा देखा। दिन के ऊपरी स्तर से 10 रुपये फिलहाल ये शेयर नीचे है पीसीबीएल का। लेकिन इसके अलावा अगर हम वायदा बाजार की बात करें तो इंडिया मार्ट और पॉलीकैब, इन दोनों शेयरों में 5% से ज़्यादा की तेज़ी है। और राजेश जी, जो ओपन इंटरेस्ट के जो आंकड़े हैं वो भी काफ़ी स्ट्रांग हैं। आपको मूव क्या आगे सस्टेन होती दिख रही है? क्या इसमें फॉलो अप बाइंग आएगी? तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना आज पॉलीकैब में, और जिस तरीके का आज यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है, हमें लगता है यस पॉलीकैब में फर्दर और तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। नेक्स्ट टारगेट हमें लग रहा है जो आ सकता है करीब 3840 3860 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो पॉलीकैब बाय करने की सलाह है, और जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उन्हें स्टॉप लॉस को 3700 के आसपास ट्रेल कर लेना चाहिए 3860 के नेक्स्ट टारगेट के लिए। इंडिया मार्ट जो आपने पूछा है, उसमें अभी हमें लगता है कि थोड़ा सप्लाई प्रेशर हायर साइड पे इंटैक्ट है। जो कि मेजर यहाँ पे सप्लाई जोन बना हुआ है स्टॉक का, वो करीब 2850 2880 की जोन में। तो जब तक 2880 के लेवल को नहीं क्रॉस कर पाता है, ये हमें लगता है पुल बैक में वापस इसमें एक सप्लाई आते हुए दिख सकता है। नियर टर्म सेटअप इसके अभी भी वीक है, तो ये पुल बैक में 2850 2880 के आसपास अगर स्टॉक आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ठीक है, इन दोनों ही स्टॉक्स पर ये भी थोड़ी देर पहले हम ये समझ रहे थे कि अजय कि देश खा क्या रहा है, लेकिन देश के जो दिग्गज हैं, जिनको बाजार सलाम करता है, जिनकी सलाह पे अमल करता है, वो पैसे लगा कहाँ पे रहे, ये भी जानना बड़ा जरूरी है। ये भी खुराक है वजह की एक तरह ये बाजार की खुराक है। सही बात है। तो बड़े निवेशक अपनी होल्डिंग में कहाँ पर बदलाव कर रहे हैं,
कौन से शेयरों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाया है, कहां पर घटाया है, ये तमाम डिटेल लेकर हमारे सहयोगी शरद जुड़ गए हैं। और जो भी निवेशक जिनको आप फॉलो करते हैं या फिर जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए, उनकी होल्डिंग शरद आपको बताएंगे। शरद बताइए। जी बिल्कुल, दिग्गज इन्वेस्टर्स दलाल स्ट्रीट के जो हैं जून शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में उसमें क्या चेंजेस आए हैं उस पर हम फोकस करने वाले हैं। और हमारी एनालिसिस पे हमने मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर में जो चेंजेस आए हैं उसको लिया गया है। सबसे पहले जो है रेखा राकेश झुंझुनवाला का पोर्टफोलियो में टाटा कम्युनिकेशंस में उनका स्टेक बढ़ा है लगभग 5 बेसिस पॉइंट्स पे। वही दूसरी जगह राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स में जो है लगभग 11 बेसिस पॉइंट का जो है उनका स्टेक कम हुआ है। इसके अलावा राधा किशन दमानी ने जो है हल्की सी अपनी स्टेक बढ़ाई है लगभग 2 बेसिस पॉइंट्स के लिए यूनाइटेड ब्रूअरीज में। और फोकस करें तो स्मॉल कैप स्पेस में एक्शन ज़्यादा देखने मिल रहा है और डॉली खन्ना ने जो है 3 स्मॉल कैप कंपनीज में अपनी स्टेक बढ़ाई है, जिनका नाम है नितिन स्पिनर्स, तालब्रोस ऑटोमोटिव और मैंगलोर केमिकल्स। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो स्टेक बढ़ा है वो है तालब्रोस ऑटोमोटिव में, लगभग आप कह सकते हैं 47 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज़ देखने मिला है। अब बात करेंगे एस इन्वेस्टर आशीष कचोलिया का। यहाँ पे जो है ऑफकोर्स उन शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स है, वहाँ पे उन्होंने लगभग अपनी 1% स्टेक की जो है सेलिंग की है। अब उनका स्टेक ऑलमोस्ट 5.5% हो गया है। और दूसरी जगह यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल्स के बारे में बात करें तो ये स्मॉल कैप कंपनी में पहले उनका लगभग 3% स्टेक हुआ करता था, अब उनका नाम शेयर होल्डिंग पैटर्न में नहीं आया है। इसका मतलब उनका स्टेक 1% से नीचे हो गया या वो एक कंप्लीट एग्जिट ले चुके हैं कंपनी में। आखिर में बात करेंगे एस इन्वेस्टर विजय केडिया का। यहाँ पे जो है एल्कॉन इंजीनियरिंग और टालब्रोस ऑटोमोटिव इन दोनों स्टॉक्स में जो है लगभग 9 से लेकर 16 बेसिस पॉइंट्स तक का जो है सेलिंग देखने मिला है ओनरशिप लेवल्स पे। हालांकि अगर बात करें पटेल इंजीनियरिंग की तो यहाँ पे उन्होंने स्टेक बढ़ाया है, ऑलमोस्ट 39 बेसिस पॉइंट्स तक जो है स्टेक बढ़ाया है और अब उनका स्टेक जो है ऑलमोस्ट 1.68% हो जाता है। टालब्रोस ऑटोमोटिव और एलेकॉन इंजीनियरिंग, एलेकॉन से शुरुआत करते हैं। आज रिजल्ट आए हैं कंपनी के, बहुत ही धमाकेदार नंबर्स हैं। इनफैक्ट स्टॉक 14% भाग गया, 15% नाउ। या टालब्रोस, दोनों में से आप देखते हैं किसी को जो यहाँ से भी निवेश करने लायक है? एलिकॉन मैं बहुत पर्सनली ट्रैक करता हूँ, गुजरात की ही कंपनी है और मैनेजमेंट भी बहुत डिसेंट है। कंपनी तकरीबन 10-12 साल से नहीं चली है और पावर में ईपीसी में जो हिसाब से उसने कैपेक्स किया है उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं लास्ट 3 से 4 क्वार्टर में। तो यहाँ पे 8,000 करोड़ के मार्केट कैप भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्शन लग रहा है एलिकॉन, और यहाँ से और अगेन नियरली अबाउट आई थिंक सो 20-25% ग्रो कर सकती है। और टालब्रोस ऑटो खुद एक मार्केट लीडर है। साथ साथ में आप देखो तो पूरे ऑटो एंसिलरीज तकरीबन 10-15 साल से नहीं चली है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो हिसाब से ऑटो की डिमांड है और ऑटो एंसिलरीज जो वैल्यूएशन पे मिल रही है वो बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है। तो दोनों बहुत पॉजिटिव लग रहे हैं फॉर 1 to 2 ईयर टाइम से। ठीक है, टालब्रोस ऑटो और एलेकॉन पर ये राय रोहित की। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज डिफेंस स्टॉक्स बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी है। 13 तारीख को फ्रांस के दौरे पर भी जा रहे हैं पीएम मोदी, लेकिन उसके पहले एक फिलिप कैपिटल की एक रिपोर्ट भी आई है। रिपोर्ट्स में क्या है ये बताने के लिए हमारी सहयोगी वामाक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वामाक्षी बताइए, क्या रिपोर्ट से कौन से स्टॉक्स का जिक्र है और टारगेट क्या सुझाए गए हैं? जी बिल्कुल, डिफेंस स्टॉक्स आपके रेडार पर आज होने चाहिए क्योंकि हम देख रहे हैं फिलिप कैपिटल की तरफ से एक पॉजिटिव ब्रोकरेज नोट आ रहा है। ये हाईलाइट कर रहा है कि डिफेंस स्टॉक्स काफ़ी फेवरेबली प्लेस्ड हैं। एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन उन्हें नज़र आ रही है, करीब $110 बिलियन की अगले 6 से 8 साल में। और इनफैक्ट ये ऑर्डर्स को ग्रैब करने की भी उनकी जो टेंजिबिलिटी है कंपनीज़ की वो काफ़ी हाई नज़र आ रही है फिलिप कैपिटल को। इसके अलावा काफ़ी सारी फेवरेबल पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और इनफैक्ट कंपनीज़ ने भी डेमॉन्स्ट्रेट किया है कि वो उनके पास टाइमली एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी है और ये मेनली हुआ है इंडिजनाइजेशन, इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन और सब कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। अगर हम देखें तो उनके जो फंडामेंटल्स है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। कैश रिच बैलेंस शीट्स है इनके पास, तो ओवरऑल इसके वजह से जो मेजर वर्किंग कैपिटल इश्यूज जनरली फेस होते हैं ये कंपनीज़ को फेस नहीं होते क्योंकि उनकी जो पेमेंट्स हैं वो स्टेज पेमेंट्स होते हैं। डिविडेंड पे आउट्स की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी हाई है, ये काउंटर्स के लिए 30 से 60% पर है। और ओवरऑल आगे चलते कोर डिफेंस प्रोडक्ट्स के जो मार्जिन है यहाँ पर भी आगे चलते सुधार की उम्मीद की जा रही है क्योंकि एफिशिएंसीज कंपनी तो डेवलप की है पिछले कुछ सालों में और इनफैक्ट उनका जो इंडिजनाइजेशन का मैंडेट आया है गवर्नमेंट की तरफ से तो ये भी कहीं ना कहीं मार्जिन को सपोर्ट करेगा, ऐसा फिलिप कैपिटल का मानना है। तो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव व्यू है इनका सेक्टर पे। इन्होंने कवरेज शुरू
की है खरीदारी की राय के साथ भारत डायनामिक्स, MTAR और सोलार इंडस्ट्रीज़ पर। न्यूट्रल की राय के साथ कवरेज शुरू की है HAL और डेटा पैटर्न्स पर, और अपनी खरीदारी की राय को उन्होंने बरकरार रखा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो ओवरऑल इसी ब्रोकरेज नोट के चलते डिफेंस स्टॉक्स पर नजर रखिएगा। ठीक है, शुक्रिया वामाक्षी। तो शिपिंग में इसके अलावा डिफेंस में तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर आज बहुत ही ज़बरदस्त मूव हैं। हमने देखा कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड वहां पर अच्छी तेज़ी है, HAL के शेयर में भी आज हम रौनक देख रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए मझगांव डॉक, ये शेयर ऊपर ट्रेड कर रहा है इस वक्त। आप कोचिन शिपयार्ड को भी देख लीजिए, 11-12% के आसपास की तेज़ी वहां पर भी है। राजेश जी, जरा एक बार फिर से आप व्यू दीजिए इस पर, क्योंकि ये बहुत तेज़ी तो हो गई है। आप कहीं ना कहीं डर क्या होता है कि ऊपर के लेवल पर लोग फंस ना जाए। अभी भी कहीं कोई वो स्टॉक आपकी नज़र में है जहां पर हेडरूम है अभी चलने के लिए? तो अपना ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है और आज भी अपर सर्किट है। कल के सेशन में भी इसमें अपर सर्किट 10% का लगा था। तो यहाँ तो अभी वैसे भी स्कोप नहीं बचा है बाय करने का, क्योंकि ऑलरेडी बायर फ्रीज है। कोचिन शिपयार्ड में हमें लगता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके के फॉर्मेशन है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है वीकली सेटअप पे। तो हमें लगता है कोचिन शिपयार्ड में फर्दर यहाँ से मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि स्टॉक को नेक्स्ट टारगेट जो हमें लगता है इसका इमीडिएट बेसिस पे 700-730 की तरफ स्टॉक को लेके जा सकता है। तो कोचिन शिपयार्ड को देखा जा सकता है 620 के स्टॉप लॉस से। और दूसरा स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है, जहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिख रही है, वो डेरिवेटिव सेगमेंट में भी है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये स्टॉक में भी एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली सेटअप पे बनते हुए दिखा। ऑलमोस्ट 4 वीक का एक कंसोलिडेशन रेंज ब्रेकआउट बना है, और जिस तरीके से डेटा सेटअप बना है, हमें लगता है आज के मूव के बाद ये स्टॉक में एक अच्छा लॉन्ग बिल्टअप भी बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट हम 135-138 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 124 के आसपास। सोनी, ये आपने टाटा कम्युनिकेशन में डेटा देखा है, आज जबरदस्त लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है। टाटा कम्युनिकेशन में 7% का मूव लास्ट कब आया था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये देखिए आज चार्ट देखिए, डेटा साहब इसका थोड़ा 3 महीने 6 महीने का ग्राफ लेके आइए। क्या इस भाव से लेना चाहिए? ये देखिए, टाटा कम्युनिकेशंस जो है वो आज करीबन 14% का लॉन्ग बिल्टअप पोजीशन बन चुका है उसमें। और टेक्निकल्स भी अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है उसमें, वॉल्यूम ब्रेकआउट भी दे रहा है, लेवल्स को भी काफी उसने तोड़ा है। लास्ट टाइम अगर हम देखेंगे, याद है तो 14 जून के आसपास वो इसी लेवल के पास ही नजदीक था, 1657 के आसपास। वो वहां से एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया था, थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेट करते आज दोबारा वो 1652-1657 के रेंज पे आ रहा है। तो यहाँ से मुझे अभी भी लगता है कि अगर ये इसको पार कर जाता है 1657 जो लास्ट टाइम जहां से उसने नीचे दिया था फ्यूचर्स में, तो उसके ऊपर मुझे लगता है ये और भी ऊपर जा सकता है। इसका स्ट्रेंथ काफी अच्छा है, ये 1720 टू 1760 के बीच में एक बार जा सकता है आराम से। इसका हम जो देखेंगे, अगर थोड़ा पोजिशनल सपोर्ट रहेगा, बिकॉज आज बहुत ज्यादा चल गया है, तो इसका इमीडिएट सपोर्ट अगर हम देखेंगे तो 1610 1615 के बीच में हम आज के लिए सपोर्ट ले सकते हैं। यहाँ से अगर किसको फ्रेश लेना हो, और वो टारगेट कर सकते हैं 1720 1740। बट अगर कोई ऑलरेडी इसमें पोजीशन लेके बनाए हैं, तो मैं बोलूंगी कि उनको सजेस्ट करूंगी कि एक बार वो अपना पोजीशन यहाँ पे ट्रेल स्टॉप लॉस कर दे 1600 पे भी अगर वो ट्रेल स्टॉप लॉस करते हैं तो भी वो अच्छा ही रहेगा। तो यहाँ से फ्रेश चांस जाने की चांसेस है। अगर इतना लॉन्ग बिल्टअप पोजीशन बनाया है तो डेफिनेटली यहाँ पे और भी वो ब्रेक कर जाएगा उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर आपके पास टाटा कम्युनिकेशन का शेयर है, क्योंकि हमने देखा है कि 1250 रुपये के आसपास का भाव था 2-3 महीने पहले, और अब ये शेयर 1650 के आसपास आ गया, तो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर हम कह सकते हैं टाटा कम्युनिकेशन। 1600 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन में आप बने रहिए। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस की डीलिंग रूम में क्या चल रहा है, वहाँ पर किन शेयरों को लेकर खबरें गर्म है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी शरद थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। लेकिन TCS पर फोकस करना जरूरी है, क्योंकि कल इसके नतीजे आएंगे, SCT के भी नतीजे आने वाले हैं। और नतीजों से पहले आज हम देख रहे हैं कि आप देखिए, आप ही हाईलाइट कर रहे थे, इन्फोसिस हाई पे ट्रेड कर रहा है, टेक महिंद्रा में अच्छी बाइंग है, इसके अलावा TCS भी हर निशान में संभल के ट्रेड कर ही रहा है। इस बार ना मेरा ये व्यू है कि रिजल्ट इतने ज़्यादा मैटर नहीं कर रहे हैं। अगर आप एकेडमिकली अगर आप देखें तो कम से कम 10 रिपोर्ट्स आके बता चुकी हैं ऑलरेडी कि रिजल्ट खराब है। वैसे भी एक्सेंचर के भी रिजल्ट तो ठीक ही थे, बट वो गाइडेंस पे ट्रेड किया, ट्रेड गाइडेंस पे होने वाला है। अगर किसी ने चिंगारी की तरह काम करेगा, थोड़ी ठीक गाइडेंस दे दी,
जिसके चांसेस बहुत हाई हैं। हाँ, क्योंकि फर्स्ट हाफ हो चुका है और सेकेंड हाफ के लिए यूएस वाली भी चीजें ना थोड़ी सेटल होती दिख रही है, उतनी धराशायी नहीं हो रही वहाँ की इकोनॉमी। अगर थोड़ी भी ठीक गाइडेंस दी तो फर्राटे से दौड़ सकते हैं स्टॉक। तो आंकड़े आएंगे कैसे टीसीएस की, क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद ही नतीजे आने हैं, क्या फोकस में होगा, अनिशा बताइए। जी, जैसे आप लोग डिस्कस कर रहे थे, सारी रिपोर्ट्स ये उम्मीद कर रही है कि थोड़े वीक रिजल्ट्स आएंगे। इनफैक्ट रेंज काफ़ी वाइड है। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात करें तो निर्मल बैंक फॉर इंस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहा है कि 1% ग्रोथ आएगा, और वहीं पर मॉर्गन स्टैनली बात कर रहा है कैसे -1.5% भी हो सकता है, तो एक डिक्लाइन की बात कर रहे हैं। बट कंसेंसस की बात करें तो कांस्टेंट करेंसी 0.2 से 0.4% के बीच में बढ़ेगा ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस, ये मान के चल रहे हैं। रुपी रेवेन्यू ऑलमोस्ट 59,500 करोड़ के पास आना चाहिए, एंड डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ ऑलमोस्ट 0.5% रहेगा। मार्जिन कंपनी का 100 से 150 बेसिस पॉइंट नीचे जाएगा, बट ये सीजनल है क्योंकि Q1 में TCS के लिए यूजुअली वेज हाइक का इम्पैक्ट आता है, जो सैलरी इंक्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, इसके चलते 100 से 150 बेसिस पॉइंट तक का डिक्लाइन आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो हम ऑलमोस्ट 10,900 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंटरनल्स की बात करें तो डील बुकिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। आपको याद हो तो BSNL की एक बड़ी डील उन्होंने साइन की थी। यूके में एक NEST करके ऑर्गेनाइजेशन है, उसका उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑर्डर लिया था, तो डील बुकिंग का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बट आगे चल के पाइपलाइन और डिमांड के बारे में क्या कमेंट है, और ये भी याद रखिए कि पहली बार जो नए CEO हैं कृति, वो बात करेंगे एंड वो अपना स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जैसे अजय भी बोल रहे थे, जो फोकस रहेगा वो कमेंट्री पे रहेगा, ना कि एक्चुअल नंबर्स। बायबैक की भी बात चल रही थी, जेफरीज एक्सपेक्ट कर रहा था बायबैक अनाउंसमेंट आएगा, पर उसकी उम्मीद अब थोड़ी कम हो गई है TCS के लिए। अनिशा, इनफैक्ट अनिशा टॉप मैनेजमेंट से TCS के बात करती हुई आपको नजर आएंगी, और सारे पहले सवाल जो आप पूछना चाहते थे आपके बिहाफ पे पूछेंगी और हमारे लिए लेके आएंगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ट्रेड कैसे किया जाए, डेटा क्या बता रहा है। सोनी FNO साइड से अगर हम देखें, 4 टॉप 5 नाम की बात करते हैं, टेक महिंद्रा, विप्रो, TCS, इन्फोसिस। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लॉन्ग बिल्डअप कहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है आपको, और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ठीक किधर है, किधर काम करना चाहिए? क्योंकि ये बात हमने एस्टैब्लिश की कि भले आप लॉन्ग मत करिए लेकिन शॉर्ट तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि सारी जग जाहिर है कि खराब रिजल्ट आएगा अनलेस आप बहुत अग्रेसिव ट्रेडर है। तो रिस्क रिवॉर्ड किधर ठीक लग रहा है? जी देखिए, अगर हम IT सेक्टर में देखें, लॉन्ग के तरफ आज पोजीशंस जो बन रहा है बहुत अग्रेसिव तो नहीं है, बट फिर भी एम्फोसिस में 4% का लॉन्ग बिल्टअप बन चुका है, इन्फोसिस में 0.5% का बन चुका है, और टेक महिंद्रा में 1% का लॉन्ग बिल्टअप बना हुआ है। शॉर्ट के तरफ में हम देखेंगे तो LTIM में 7% का शॉर्ट बिल्टअप बना हुआ है। और अगर हम यहाँ से कुछ रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार देखने जाए तो आई थिंक इन्फोसिस थोड़ा बेटर लग रहा है। इन्फोसिस का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे ज्यादा फेवरेबल होगा। आप 1340 के कॉल ऑप्शन में भी देख सकते हैं अगर आपको किसको करना है, बिकॉज यहाँ से इन्फोसिस मुझे लगता है कि एक बार वो 1420 1450 की तरफ जा सकता है, और जो इमीडिएट सपोर्ट है उसका वो 1320 पे ही है। फ्यूचर्स में अगर हम देखेंगे तो अगर आपको किसको ऑप्शंस में भी करना है तो वो 1340 की कॉल में भी कर सकते हैं। जब तक ये स्टॉक 1320 के नीचे नहीं जाता तब तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के, और ऊपर की तरफ आप उसको देख सकते हैं 1420 से 1450 के बीच में। ठीक है, इन्फोसिस में आपके लिए 1340 वाली कॉल में भी मौके बनेंगे। आप 1400 से ऊपर के टारगेट्स देख रही हैं यहाँ पर इन्फोसिस को जाते हुए। लेकिन आज हम टॉप 5 की बात कर रहे थे ना, तो LTI माइंट्री को तो भूलना ही नहीं। अरे मेरी गलती है, मेरी गलती है। भी अब बादशाह वाली पोजीशन में आ गया है। करेक्ट। एक कुर्सी खाली हुई, टॉप 5 की बात करें तो बिल्कुल, बट आज थोड़ा कमजोर है, ये थोड़ा कमजोर जरूर है, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा हुआ इस मूव अच्छा खासा बहुत चला हुआ है। इनफैक्ट ये प्रीमियम वैल्यूएशन है बाकी सबसे, और अभी भी 5000 रुपए के ऊपर गया था, उसके आसपास ये 100 रुपए 5000 का स्टॉक वहीं बना हुआ है। डॉक्टर साहब जरा इसका 1 साल का चार्ट दिखाइए। तो LTI माइंट्री तो चलिए फोकस में होगा ही IT के नतीजों के साथ साथ, लेकिन डीलिंग रूम का जरा चेक लेते हैं और ये जानते हैं कि बाजार में अभी कौन सी खबर गर्म है। शरद बताइए, कौन सी खबरें हैं जिनकी काफी चर्चा हो रही है, कौन से शेयर हैं जिनको लेकर माहौल गर्म है?
जी बिल्कुल, उसके पहले जो है हम बताना चाहते हैं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को जो है हमने लास्ट वीक खबर गरम में सेगमेंट में लिया था और हमने कहा था कि एक डोमेस्टिक पीएमएस ने जो है अपनी स्टेक बढ़ाई है एंड ऑफ कोर्स आज जो है डिफेंसिव स्टॉक्स में भी जो है अच्छी बज़ देखने मिल रही है, लेकिन ये स्टॉक ने हमने पहले ही कवर कर लिया था एक हफ्ते पहले। आज जो है बात हो रही है डीलर्स के साथ और फोकस में रहने वाला है HDFC लाइफ इंश्योरेंस और यहाँ पे जो है कुछ काउंटर्स में HNI सेलिंग देखने मिल रही है। यहाँ पे जो है डीलर्स कह रहे हैं कि वैल्यूएशंस थोड़े हायर साइड में है और अगर 12 मंथ फॉरवर्ड वैल्यूएशंस की बात करें तो 80 टाइम्स पी आ रही है और जो 5 इयर्स की उनकी एवरेज लेवल्स है वो भी हायर साइड में लगभग 77 गुना देखने मिल रही है। बाजार का एक्सपेक्टेशन है कि जो जितने पॉजिटिव ट्रिगर्स है ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुके हैं और जो जून के प्रीमियम के महीने के जो आंकड़े आए वो भी स्ट्रॉन्ग आए हैं लगभग 23% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जिसका इम्पैक्ट ऑलरेडी स्टॉक में देखने मिला है। अब ट्रिगर्स की बात करें तो ओवरऑल देखा जाएगा रिन्यूड फोकस हो सकती है सेल्स में जब उनके जो नए प्रमोटर HDFC बैंक जो है आगे आते हैं और ऑफ कोर्स उसके जो प्रोस्पेक्ट होती है सेलिंग के लिए वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जो नॉन लिंक्ड सेविंग्स प्रोडक्ट रहेगी वो एक इंपॉर्टेंट की ड्राइवर रहने वाली है और Q1 अर्निंग्स में एक्सपेक्टेशंस में मैनेजमेंट की कमेंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली जो उनके VNB होती है जो वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस उनके मार्जिन गाइडेंस को लेके फोकस रहेगा और जो प्रोडक्ट मिक्स आगे होता है उस पर क्या मूवमेंट होगा उस पर जो है अगला ट्रिगर देखने मिलेगा। Q1 नंबर्स जो है आपके जुलाई 21 को आने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्टॉक्स जिनको लेकर खबरें गर्म है, लेकिन शरद ने जो भी आपको जानकारी दी इनमें कोई भी ट्रेड लेने से पहले कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने प्रमाणित वित्त सलाहकार की राय अवश्य लें। ये हमारी तरफ से स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी इसको समझा जाए। HDFC लाइफ आज हमने शुरुआती सत्र में देखा था कि ये शेयर ऊपर ट्रेड कर रहा था, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग इसमें भी आई है। अब शुरुआत में करीब 2% ऊपर ये शेयर था। आज का जो हाई है 684 रुपये के आसपास है और अब ये 670 रुपये के आसपास आकर दिन के निचले स्तरों के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि काफ़ी चला हुआ ये शेयर है और इसको लेकर शरद बता रहे हैं कि खबर काफ़ी गर्म है, माहौल भी गर्म है। HDFC लाइफ, राजेश जी करना क्या चाहिए इसमें HDFC लाइफ में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस वाले जो स्टॉक्स हैं ना महीने भर में मूव ठीक ठाक दिखा रहे हैं। 700 रुपये के आसपास HDFC लाइफ पहुंच गया, क्या भी होगा आपका? बिल्कुल अभिषेक जी, तो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है पूरे इंश्योरेंस स्पेस में और मोस्ट ऑफ द प्राइवेट प्लेयर जैसे अगर हम देखें HDFC लाइफ काफी अच्छा मोमेंटम बना, ICICI प्रूडेंशियल में भी काफी अच्छा मोमेंटम पिछले 2-3 महीनों में देखने को मिला है। हमें लगता है HDFC लाइफ का अगर हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म सेटअप देखें तो स्टॉक में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। 630 के आसपास स्टॉक में मंथली चार्ट पे एक ब्रेकआउट बने थे, उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ये स्टॉक होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अगर थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया और 630-35 के आसपास के अगर आप स्टॉप लॉस को फॉलो कर सकते हैं तो यहाँ पे हमें लगता है कि नेक्स्ट टारगेट जो इसका पोजिशनल बेसिस पे बन सकता है वो करीब 740-760 की तरफ भी आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकता है। तो एक बड़े चार्ट पे अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे बना है मंथली टाइम फ्रेम पे, तो हमें लग रहा है थोड़ा पोजिशनली होल्ड करेंगे तो इसमें एक अच्छे मोमेंटम बनते हुए दिखेंगे। वहीं हम देखें तो ICICI प्रू का स्ट्रक्चर भी काफी अट्रैक्टिव है। जिस तरीके से पिछले 2-3 हफ्तों में स्टॉक में एक मोमेंटम बना है, यहाँ पे भी हमें लगता है कि 620-630 की तरफ ये स्टॉक का मोमेंटम नियर टर्म सेटअप के हिसाब से बनते हुए दिख सकता है। ठीक है, ICICI प्रू HDFC लाइफ के लिए आपको टारगेट्स राजेश जी ने बता दिए, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बाजार में ऑटो स्टॉक्स में भी अच्छी खासी रफ्तार है। BTST ट्रेड्स लेने का सबसे पहले राजेश आप बताइए, ऐसे बाजार में क्या BTST लेके जाएंगे आप? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है राजेश जी के तरफ से, डायरेक्टर साहब इसको ठीक करिए आप, तब तक सोनी और रोहन के पास चलते हैं। सोनी आप बताइए क्या BTST ट्रेड्स बन रहे हैं? जी BTST में मैं देना चाहूंगी ABB, क्योंकि उसमें 8% का लॉन्ग बिल्टअप अभी भी बना हुआ है। पूरे दिन में वो अच्छा खासा मूवमेंट दिखा के अभी भी काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। 4480 के ऊपर तब से वो होल्ड कर रहा है। तो फ्यूचर्स में अगर हम देखेंगे तो BTST इसमें मैं स्टॉप लॉस दूंगी 4460 का स्टॉप लॉस और इसमें एक टारगेट बन जाएगा 4600 की तरफ। सो ये मेरा रहेगा BTST फॉर ABB टुमारो। रोहन, कौन से आपके बाइंग लिस्ट पे कौन से स्टॉक्स हैं आजकल? सो हम अभी देख रहे हैं बहुत सारे इन्वेस्टिंग स्टॉक्स है। कंपनीज लाइक मारुति हमको बहुत अच्छी लग रही है। ऑटो पूरा कंपोनेंट बहुत अच्छा लग रहा है।
स्पेसिफिकली कंपनीज मेटल्स में JSL है, स्टेनलेस लिमिटेड है, जिंदा JSW स्टील है। ये सब ऐसी कंपनीज है जहाँ पे वैल्यू इतने हाई है प्राइस को लेके। जैसे मारुति की बात करूँ कि मारुति तकरीबन 6 साल से कंसोलिडेट करके बाहर निकला है और फंडामेंटली जो स्टोरी बनी है 6,000 करोड़ के प्रॉफिट, 8,000 करोड़ के प्रॉफिट के साथ, और सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग हमको लग रहा है जहां पे हमारा बहुत फोकस है वो है NBFC कंपनीज, कंपनीज लाइक श्रीराम फाइनेंस, कंपनीज लाइक इक्विटास, उसमें बहुत सारी वैल्यू दिख रही है हमको। अजय, मारुति भी हाईलाइट किया रोहन ने, और 9,900 का भाव है, 10,000 के ऊपर से लौटा है ये। मोतीलाल ओसवाल ने एस्टिमेट दिया है कि इसका प्रॉफिट इस बार डबल होगा। तो सालाना बेसिस पे हाँ, वाई डबल हो जाएगा, वाई डबल हो जाएगा इसका मारुति सुजुकी का, क्योंकि इतना माल बिक रहा है ना, इतना माल बिक रहा है। अब प्रीमियम में भी आ गए, हाई मार्जिन प्रीमियम। पहले मतलब तो आप देखिए टू व्हीलर हो या फिर फोर व्हीलर, अब इसमें बड़ी जबरदस्त होड़ भी मचेगी। करेक्ट। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कॉशियस भी रहना चाहिए। देखिए 6,500 वाला 10,000 हो गया है, तो जितनी भी अच्छाइयों की बातें हम कर रहे हैं ये आ गया है। बट दूसरा पहलू ये है कि 10,000 इसका अभी 7 साल पहले भी भाव था। 7 ईयर हाई पे है ये स्टॉक, 7-8 ईयर। मुझे राय रामदेव जी आए थे यहाँ पे, 8,500 का भाव था, मुझे 10,000 का टारगेट दिए गए थे, फिर वो आया ही नहीं 10,000 का टारगेट मतलब बहुत दिन लंबे समय तक नहीं आया, अब वापस आया। तो यहाँ से डॉक्टर साहब अब कितना लंबा ग्राफ दिखा सकते हैं? 10,000 का मारुति, 5,000 का बजाज ऑटो, हाँ, देखा हुआ है पहले, बट कुछ साल हो हीरो गए मोटो उस जमाने में। लेकिन रिस्की, अभिषेक का सवाल बहुत वैलिड है रोहन, ये रिस्की स्टॉक है, मतलब इन भावों पे कॉशियस होना चाहिए या बुलिश होना चाहिए कि तो पुराने ही भाव ही लौटे हैं? शॉर्ट टर्म व्यू देखे तो कॉशियस, आई डोंट नो, बिकॉज मैं शॉर्ट टर्म देखता हूँ नहीं। पर आप लॉन्ग टर्म देखो तो आपने जो बहुत राइट बोला कि 7 साल हुआ, और 7 साल में कंपनी ने क्या किया आप सोचिए। 7 साल में कंपनी ने प्रॉफिट कंसोलिडेट किया, अभी प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे है। मेरे स्टॉक में जो हाइब्रिड वर्जन है, आज इंडिया में हाइब्रिड वर्जन की कोई गाड़ी नहीं बना रहा है, और ईवी आज भी एक फैशन है। आपके पास 2 गाड़ी होगी तो तीसरी आप ईवी ले लोगे, और कॉमर्शियल वायबल है नहीं ईवी, बिकॉज ईवी बहुत महंगी मिल रही है। और इंडिया कुछ भी बोल लो, आप BMW ले लो, आप जगुआर ले लो, या आप मारुति ले लो, कितना देती है वो तो पूछती है। जहां पे आपको 20 से 25 की एवरेज मिल रही है, मारुति की एक ब्रांड ओनरशिप मिल रही है। तो आई थिंक सो जो 50% मार्केट शेयर है वो अगर 55% 2 साल में हो जाएगा तो ये कंपनी 10,000 करोड़ के प्रॉफिट के भी ऊपर क्रॉस हो जाएगी ऑन YOY बेसिस। रोहन, एक काम जरा ना और आसान कीजिए आप, इसके बाद हम राजेश के पास जाएंगे और उनसे BTC ट्रेड लेंगे। अगर किसी को कमर्शियल व्हीकल में लेना है तो क्या लेना है, एक शेयर बताइए। 4 व्हीलर में एक शेयर बताइए। 2 व्हीलर में चूंकि ऑप्शंस बहुत हैं और हम देख रहे हैं कि कंपटीशन काफी स्टिफ हो रहा है। TVS मोटर के वैल्यूएशंस वगैरह की चर्चा काफी हो रही थी, हीरो मोटो के मुकाबले तरजीह भी दी जा रही थी। तो उस स्पेस में TVS, बजाज या फिर हीरो मोटो, जरा ये गुत्थी आसान कर दीजिए आप। आपने मुझे पूछा, सॉरी आई मिस्ड आउट द जी रोहन। हाँ, सो हमारा आई हैव अ डिस्क्लेमर दैट हमारा फंड ऐड कर रहा। सो मेरे हिसाब से TVS मोटर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। TVS मोटर इज द 4th लार्जेस्ट 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरर। पर आप देखो तो सबसे ज्यादा ग्रोथ TVS मोटर ने किया, क्योंकि ईवी जो गाड़ी में हम 2-3 साल ईवी का ग्रोथ दिख रहे हैं वो 2 व्हीलर्स में भी आ गया है। 2 व्हीलर्स में ईवी हो गया है चालू, और वहां पे TVS मोटर्स का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बेहतरीन है। और दूसरा एक चीज हमको नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी सेगमेंट में जो चीज लीडरशिप क्वालिटी से आगे बढ़ता है उसमें कुछ ना कुछ होता है। तो फंडामेंटली TVS मोटर्स में जो ग्रोथ स्टोरी है वो मुझे नहीं लग रहा है कि बजाज ऑटो, हीरो और होंडा तीनों में भी है। तो TVS मोटर इज माय फर्स्ट पिक। ठीक है, तो ऑटो पर ये रोहन की पारखी नजर। लेकिन राजेश जी, अब 4 मिनट 26 सेकंड का समय शेष है, बताइए BTC ट्रेड्स कौन से हैं आपके? तो पहला स्टॉक अगेन BTSC में फार्मा स्पेस से होगा। हमने शो की शुरुआत में सन फार्मा कवर किया था, डे हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है। लुपिन हमें लगता है BTSC में बाय किया जा सकता है, जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए हैं और क्लोजिंग की तरफ स्टॉक देखें तो यहाँ पे डे हाई की तरफ बंद होते हुए दिख रहा है। लुपिन का स्ट्रक्चर हमें लगता है कि बाय करने लायक है यहाँ पे BTSC पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपसाइड के टारगेट हमें लग रहा है इसमें आ सकते हैं 940-950 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 900 के आसपास। दूसरा स्टॉक बाय करना है अपोलो टायर।
पूरी सेगमेंट में टायर स्पेस में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट आज यहाँ पे वापस देखने को मिला है। अपोलो टायर यहाँ पे एक आउट परफॉर्मर रहा है, तो अपोलो टायर का जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट 445 से 450 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 424 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है भेल का। यहाँ पे भी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे हमने पिछले हफ्ते देखा है, और 2-3 दिन की एक माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग के बाद वापस से आज एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा। स्टॉक में जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली वीकली टाइम फ्रेम पे हुए, भेल हमें लगता है एक अच्छा BTST यहाँ से साबित हो सकता है। 98 और 102 तक के अपसाइड के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 92 के आसपास। ठीक है, अपोलो टायर, BHEL और इसके अलावा ल्यूपिन फार्मा में हम देख रहे हैं कि आज लीडरशिप आ रही है सन फार्मा की तरफ से, और 1000 रुपये के ऊपर निकलने के बाद ये शेयर और गर्म हो रहा है। 2.25% के आसपास की तेजी इस वक्त सन फार्मा में दिख रही है। और ऑटो की हम चर्चा कर रहे थे, ऑटो स्पेस में आयशर में 2.5% के आसपास की मजबूती, और उसके आसपास ही जाकर भी सेटल होकर क्लोजिंग भी देगा। लेकिन निफ्टी बैंक कमज़ोर है, 76-77 अंक नरमी इस वक्त दिखा रहा है। और निफ्टी के जो बड़े स्टॉक्स हैं जिनके हम जिक्र भी कर रहे हैं, क्योंकि कंजम्पशन में आप देखिए ITC, नेस्ले, एशियन पेंट्स, टाइटन, ये सारे के सारे शेयर आज मजबूती दिखा रहे हैं। टाइटन के शेयर में आज 1.5% के आसपास की रिकवरी है। कल हमने शेयर को मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के बाद थोड़ा सा कमजोर होते हुए देखा था। सोनी, एक क्विक कमेंट, टाइटन फिर से लौट आया है मजबूती के साथ, कितना कन्विक्शन है आपको इस पर? जी देखिए, टाइटन जो है कल थोड़ा काफी गिरने के बाद आज वो थोड़ा सा रिबाउंड कर रहा है। वो एक सपोर्ट पकड़ा तो है, अगर मैं देखूं तो 30-20 के आसपास उसने एक सपोर्ट पकड़ा है। ये एग्जैक्टली अभी एक बाई बनता नहीं है, बट अगर किसी को भी पोजीशन यहाँ पे है तो वो 30-20 के स्टॉप लॉस के साथ लगा सकते हैं। और अगर ये ऊपर उसको रेजिस्टेंस मिलने को देखेगा 3120 के आसपास, वो 3120 के ऊपर ही अगर जब वो जाएगा तभी जाके वो एक अच्छा सा बाई बन सकता है। दोबारा वो 3200 के ऊपर भी जाने की तैयारी कर सकता है। अभी के लिए 3020 का एक बहुत ही अहम सपोर्ट है, उसको हम वॉच करेंगे। अगर वो उसको नहीं ब्रेक करता है और कल की तरफ अगर 3120 के ऊपर वो निकाल सकता है तो ही तभी जाके इसमें एक रिवर्सल हो सकता है और हम उसको दोबारा से यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप इसको बस वॉच कीजिए, ऑब्जर्वेशन में ही रखिए, और कल के लिए हम देखते हैं इसको कैसे देखना पड़ता है। टाइटन पर सोनी का ये व्यू। अब बाजार को बंद होने में 1 मिनट के आसपास का समय रह गया है, और आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी के जो स्ट्रेंथ देने वाले स्टॉक हैं आपकी स्क्रीन पर, आयशर मोटर्स, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर, अपोलो हॉस्पिटल्स और मारुति सुजुकी 9,900 रुपये के स्तर के ऊपर मजबूती के साथ आज ये ट्रेड कर रहा है। लेकिन इस मजबूती में आप L&T को मत भूलिए, एक बहुत ही अहम इन्होंने डील साइन की है। स्पेन की कंपनी के साथ भी एक इन्होंने करार किया था। शेयर में हम देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास की तेजी है। टाटा मोटर वो भी 1.5% ऊपर है। ITC जहां पर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके, कई बार कहना बहुत सुस्ती के साथ ये शेयर ऊपर जाकर बहुत ही मजबूत गेंस अब ये दे रहा है। 473 रुपये का भाव है, रिकॉर्ड ऊंचाई के आसपास ये शेयर आज क्लोज होने जा रहा है। लेकिन निफ्टी 19,446 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 19,400 और 19,350 ये दो महत्वपूर्ण लेवल बताया राजेश जी ने कि इसको अगर निफ्टी डिफेंड करता है तो फिर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आज तो हो गया, टेंशन की बात नहीं है। आज निफ्टी बैंक के सपोर्ट नहीं मिलने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ दिखी है निफ्टी में, और कल का पूरा जो फोकस शिफ्ट होगा वो शिफ्ट होगा IT स्टॉक्स पर। आज संकेत वैसे मिल गए हैं कि हमने इन्फोसिस को निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल होते हुए देखा। करीब 1-1.5% के आसपास की तेजी थी। ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है इन्फोसिस का शेयर भी, लेकिन तब भी 1.25% की मजबूती के साथ अब ये शेयर बंद हुआ है। तो सेंसेक्स 300 अंकों पर, निफ्टी तकरीबन 100 अंकों पर ये क्लोजिंग है। और अगर हम कुछ शेयरों की बात करें जो ज़्यादा जहां पर हम एक्शन दिखा है, तो डिफेंस स्टॉक्स का आज दिन रहा क्लियर कट, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत डायनेमिक्स, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक, मिश्र धातु निगम, ये तमाम शेयर आप देखिए 10% से लेकर 13% की तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहे हैं। कल हमारा फोकस शिफ्ट होगा नतीजों के एक्शन पर। कल बाजार बंद होने के बाद TCS नतीजे आएंगे, SCL चेक के नतीजे आएंगे, कैसे ट्रेड करना है ये हम कल के सत्र में जरूर समझेंगे। फिलहाल आज के सत्र को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, धन्यवाद।